सोमेश और रवि बस का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में बस आ जाती है और दोनों बस में चढ़कर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। कुछ समय रुकने के बाद बस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाती है। सुबह के 11 बज रहे थे और दोनों मन में थोड़ा डर और उत्साह लिए सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। दोनों वुशु खेल के चयन की परीक्षा के लिए जा रहे थे। सोमेश वुशु खेल की किताब खोलकर पढ़ने लग जाता है। रवि भी अपनी डायरी निकालकर कुछ पढ़ने लगता है। शाम की दस्तक के साथ ही वो देखते हैं कि थोड़ी ही दूर है वो अब अपनी मंजिल से। करीब आधे ही घंटे में दोनों भवानीपुर गांव की सीमा पर होते हैं। लेकिन ड्राइवर जब बस नहीं रोकता है तो रवि कंडक्टर से बस रोकने को बोलता है। क्या यहाँ रुकना है? बाथरूम जाना है क्या? कंडक्टर ने पूछा। नहीं, बल्कि हमें तो यहीं उतरना है, सोमेश ने बोला। सभी लोग आश्चर्य से रवि और सोमेश को देखने लगते हैं। यहाँ उतरना है? लेकिन क्यों? यहाँ तो कोई स्टॉप भी नहीं है। लेकिन हम लोगों की मंजिल तो यहीं तक है। देखो, एक बार फिर से सोच लो। अगर आप लोगों को यहीं उतरना है तो फिर आप लोग उतर जाओ, मगर दोबारा यहाँ से निकलने का कोई साधन नहीं मिलेगा और फिर कल सुबह ही दूसरी बस आएगी। और वैसे भी ये जगह ठीक नहीं है, कोई नहीं उतरता यहाँ। कंडक्टर ने एक चेतावनी सी देते हुए कहा। सब बातों को नजरअंदाज करके दोनों उतर जाते हैं। रवि और सोमेश के उतरने के साथ ही सब लोग उन्हीं लोगों को एक अजीब निगाह से देख रहे थे। उन दोनों को भी थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन ज्यादा ध्यान ना देते हुए दोनों आगे बढ़ गए और बस तेजी से आगे निकल गई। रवि, तूने देख लिया ना अच्छे से कि ये वही जगह थी जहां हमें उतरना था? यहाँ वो कॉलेज जहाँ की खेल का कैंप लगा था वो तो कहीं नजर नहीं आ रहा यार। सोमेश ने चारों तरफ वीराना देखकर पूछा। हाँ, जगह तो यही दिखा रहा है गूगल मैप पर, रवि ने अपने फोन में देखते हुए कहा। लेकिन यार, यहाँ तो दूर दूर तक कोई कॉलेज या फिर कोई स्कूल भी नजर नहीं आ रहा, सोमेश ने थोड़ा चिंतित होते हुए कहा। ऐसा करना भाई, एक बार फिर से तू मैसेज देख, क्या यही एड्रेस दिया था क्या? या फिर चल किसी से चलकर पूछ लेंगे, सोमेश ने सुझाव दिया। रुक, देखता हूँ क्या एड्रेस है कॉलेज का, कहते हुए रवि ने एक लिफाफा निकालकर उस पर एड्रेस देखा। श्री जगमोहन विद्या मंदिर, पोस्ट सोनामणि पूर्वा, ग्राम भवनानी। रवि ने एड्रेस पढ़ते पढ़ते चौंक पड़ा और अपना सिर पकड़ते हुए बोला। यार, एक गड़बड़ हो गई यार, गलती से गूगल मैप पर मैंने भवनानीपुर की जगह भवानीपुर डाल दिया और इसी वजह से हम लोग यहाँ चले आए। अब क्या होगा यार? हम लोगों का तो ट्रायल है कल, कैसे पहुँचेंगे हम वहाँ इतनी जल्दी? याद है ना वो कंडक्टर क्या बोल रहा था कि कल सुबह ही कोई बस मिलेगी? परेशान होता हुआ सोमेश बोला। यार 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 शांत रह, मैं देखता हूँ यहाँ से भवनानीपुर कितना दूर है, अगर पास में ही हुआ तो पैदल चलेंगे। रवि बोल ही रहा था कि उसे टोकता हुआ सोमेश बोल पड़ा। और अगर दूर हुआ तो क्या करेंगे? तब किसी गाड़ी या फिर किसी से लिफ्ट ले लेंगे, फिर कोई गाड़ी किराए पर लेकर चलेंगे, रवि ने सुझाव दिया। चलो फिर खड़े रहो यहीं पर थोड़ी देर, और अगर कोई गाड़ी नहीं मिली तो फिर गांव में चलकर देखेंगे, सोमेश बोला। गूगल पर देखकर रवि थोड़ा उदास होकर बोला। यार,
200 किलोमीटर दूर है कॉलेज यहाँ से। दोनों लोग काफ़ी देर तक सड़क पर खड़े रहे, गाड़ी का इंतज़ार करते रहे, लेकिन कोई गाड़ी आती नहीं दिखी। शाम भी ढलने लगी थी, तो उन दोनों ने कच्ची पगडंडी पकड़कर अंदर गांव में जाने की ठानी, ताकि कोई गाड़ी किराए पर ले सके। काफ़ी अंदर आकर भी उन्हें कोई आबादी नहीं दिखी। धीरे धीरे शाम की लालिमा ढलने लगी और रात काली चादर ओढ़े आ गई। रवि और सोमेश का दिल अब बहुत घबराने लगा था, क्योंकि जहां वो थे वहां उन दोनों के सिवा कोई और भी जिंदा इंसान का नामो निशान नहीं था। दोनों थककर वहीं एक पत्थर पर बैठ गए। यार, बड़ी मुसीबत में फंस गए हम लोग तो। अच्छा होता कि उस कंडक्टर की बात मान ली होती और यहाँ नहीं उतरते हैं। मुंह लटकाकर उदास स्वर में सोमेश बोला, यार मुझे माफ़ कर दे, मेरी ही गलती की वजह से हम इस वक्त यहाँ हैं। अगर उतरने से पहले एक बार एड्रेस देख लिया होता तो अभी तक हम कॉलेज पहुँच गए होते। दुखी होता हुआ रवि बोला, चल छोड़ यार, गलती दोनों की है, तो तू यूँ परेशान मत हो। अब ये सोच कि क्या करना है, क्योंकि अब रात तो लगता है यहीं बितानी पड़ेगी। तो कोई ऐसी जगह ढूंढ जहां हम सुरक्षित रहकर रात बिता सकें। सोमेश बोला। दोनों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कुछ दिखाई देता है, शायद कोई पुरानी खंडर इमारत। पास जाकर देखने पर पता चलता है कि कोई पुराना किला है जो अब खंडर बन चुका है। कोई और सुरक्षित जगह ना देखकर दोनों उसी किले में रुकने का फैसला लेते हैं। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था, जिसकी रोशनी से उस किले में कुछ उजाला हो रहा था। थके हुए होने की वजह से दोनों को जल्दी ही नींद आ गई। आधी रात को अचानक ही शोर की वजह से दोनों की नींद खुल जाती है और दोनों जो देखते हैं वो उनकी समझ से परे होता है। जो जगह अभी कुछ देर पहले तक वीरान और अंधेरे में डूबी थी, वही अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वीरान खंडर किले की जगह एक भव्य और रोशनी से भरपूर किला खड़ा था, जिसमें बहुत से सिपाही अपनी जगहों पर खड़े होकर मुस्तैदी से निगरानी कर रहे थे। सेविकाएं इधर उधर घूम रही थी। पूरे किले में चहल पहल थी। हंसी ठटोले की आवाज से पूरा किला गूंज रहा था। रवि और सोमेश चुपचाप एक कोने में खड़े हुए ये नज़ारा देख रहे थे। लोग उनके सामने से आ जा रहे थे, लेकिन कोई भी उन्हें देख नहीं पा रहा था, या शायद वो दोनों किसी को दिख ही नहीं रहे थे। वो दोनों भी एक दूसरे को पकड़कर दुबके हुए थे। देखकर लग रहा था कि पूरे किले में एक खुशी की लहर है। पता चला कि राजकुमार का आज 16वीं वर्षगांठ की धूम है। देखते ही देखते महफिल सज गई। सभी लोग किले के मुख्य हॉल में जमा हो चुके थे। अब बस राजा रानी और राजकुमार के आने का इंतजार था। आज राजकुमार का राज तिलक भी होना था। पंडित लोग सब पूजा की तैयारी कर चुके थे। शुभ मुहूर्त कुछ ही समय के बाद था। तभी एक दरबान ने आवाज लगाई, सावधान, होशियार, इस रियासत के राजधिराज महाराज अपनी जीवन संगनी महारानी और रियासत के होने वाले महाराज के साथ पधार रहे हैं। इसी के साथ राजा रानी और राजकुमार आ जाते हैं। तीनों पूजा के लिए बैठ जाते हैं। पंडित लोग पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं और राजकुमार का राज तिलक भी पूरा हो जाता है। रवि और सोमेश आंखें फाड़ फाड़ कर सब देख रहे होते हैं। यार, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोमेश बोला, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा।
ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं। रवि अपनी आंखें मलता हुआ बोला। थोड़ी ही देर बाद सारा कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। अब सभी लोग खाना खाने लगे थे। खाना खाकर सब चले जाते हैं। रवि और सोमेश भी कोने से निकलकर आगे बढ़ते हैं तो सामने ही एक सैनिक दिखता है। दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन उस सैनिक को भी ये दोनों जैसे दिख ही नहीं रहे होते हैं, ऐसा लग रहा था। दोनों अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो किसी की बातचीत सुनकर छुप जाते हैं और सुनने लगते हैं कि क्या बात हो रही है। पहला आदमी बोलता है, देखो जैसे ही सब सो जाएं वैसे ही तुम पीछे वाला द्वार खोल देना। इस पर दूसरा आदमी बोला, ठीक है हुजूर, जैसे ही महाराज सोने चले जाएंगे मैं जाकर द्वार खोल दूंगा। तो इस पर वापस से पहला आदमी बोला, लेकिन ध्यान रहे उससे पहले तुम्हें उनके कक्ष के सिपाहियों को बेहोश करना है। उन सबको नशीला लड्डू खिला देना, उसके बाद ही द्वार खोलना। और याद रहे कि दोनों में से कोई भी बचना नहीं चाहिए। दूसरा आदमी पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला, आप निश्चिंत रहें हुजूर, आज की रात महाराज और राजकुमार की आखिरी रात होगी। कल का सूरज वो लोग देख नहीं पाएंगे। ठीक है, अब मैं अपने कक्ष में जा रहा हूँ, लेकिन तुम बहुत ही होशियारी से काम करना। कहते हुए पहला आदमी एक तरफ और दूसरा आदमी दूसरी तरफ चला जाता है। रवि और सोमेश दोनों बहुत ही घबरा जाते हैं और थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद एक दूसरे की तरफ देखते हैं। चल यार, जल्दी से चलकर महाराज को सारी बात बता देते हैं। सोमेश कहता है, हाँ यार तू ठीक कह रहा है, हमें तुरंत ही चलकर राजा को बताना चाहिए कि उनकी और राजकुमार की जान खतरे में है। हामी भरता हुआ रवि भी बोला। दोनों राजा का कमरा ढूंढने लगते हैं। तभी एक जगह वो देखते हैं कि कुछ सैनिक लड्डू खा रहे हैं। दोनों भाग कर जाते हैं और उनको मना करते हैं खाने से, लेकिन ये क्या, वो सैनिक तो दोनों को देख ही नहीं पा रहे होते हैं। रवि एक सिपाही के हाथ से लड्डू छीनता है, लेकिन वो लड्डू को पकड़ ही नहीं पाता। तभी सोमेश राजा के कमरे में घुसता है तो देखता है कि वो सो रहे हैं। सोमेश हिला हिला कर उन्हें जगाने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्या, वो तो राजा को छू ही नहीं पा रहा था। लेकिन छूने का एहसास ना तो राजा को हो रहा था और ना ही सोमेश को। रवि भी भागकर राजा के कमरे में आता है और दोनों मिलकर बहुत कोशिश करते हैं उन्हें जगाने की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम होती हैं। तब तक दुश्मन सेना किले में घुस चुकी होती है और तलवारों के टकराने की आवाज़ें आने लगती है। जैसे ही सोमेश और रवि बाहर की तरफ देखने के लिए भागते हैं, तभी कई सारे दुश्मन सैनिक अंदर घुसने लगते हैं। सब मिलकर राजा को बेरहमी से मार डालते हैं। रवि और सोमेश ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। बाहर कमरे से निकलते ही उन्हें एक बहुत ही बेबस आवाज सुनाई देती है, पिताजी, पिताजी मुझे बचा लीजिए पिताजी। पलटकर दोनों आवाज की तरफ देखते हैं तो राजकुमार अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। चारों तरफ रुदन का माहौल था। चित्कार और तलवारों की आवाज़ें गूंज रहे थे और उसी में अपने पिता से मदद की पुकार की आवाज़ भी सुनाई दे रहे थे। पिताजी, पिताजी मुझे बचा लीजिए पिताजी। लेकिन अब कौन उसको बताए कि जिससे वो बचाने की मदद मांग रहा है वो तो खुद ही अब इस दुनिया में नहीं रहा। पूरा किला भयानक चीख, रोना, तलवारों के चलने और राजकुमारी की मदद की गुहार और रोने से गूंज रहे थे। तभी सैनिक राजकुमार को पकड़ लेते हैं और उनको भी बड़ी निर्दयता से मार दिया जाता है। अचानक से सब शांत हो जाता है।
किले की झिलमिलाती रोशनी अंधेरे में बदल जाती है। भव्य खूबसूरत किला वापस से एक खंडर में तब्दील हो जाता है। रवि और सोमेश अपने आप को उसी जगह पर खड़े पाते हैं। इसका मतलब वो कोई सपना नहीं देख रहे थे, बल्कि वो सब हकीकत में हुए थे। चारों तरफ अंधेरा, वीराना, खंडर और खामोशी पसरी हुई है। तभी अचानक से रोने की एक आवाज सुनाई देती है। पिताजी, मुझे बचा लीजिए पिताजी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हालांकि ये घटना थोड़ी पुरानी है, मगर वो घटना इतनी ज़्यादा अजीब है कि मुझे आज तक अच्छे से याद है। वो साल था 2007। यह उन दिनों की बात है जब मैं नया नया ग्रेजुएट हुआ था। मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मैं एक फैक्ट्री में काम किया करता था। उस रात जब हम सारे दोस्त अपना अपना काम निपटाकर घर की ओर बढ़ने ही वाले थे, तभी मेरे एक दोस्त नितिन ने कहा, यार घर जाकर क्या करेगा, चल आज पार्टी करते हैं। मैंने दोस्तों को इकट्ठा किया है रोहित के घर पर, क्या बोलता है? तो इस पर मैंने कहा, अच्छा ऐसा है तो चलो फिर। जिसके बाद हम लोग फैक्ट्री से घर ना जाकर सीधे रोहित के घर पहुंचे और वहां पर पहुंचकर देखा तो रोहित ने सारा इंतज़ाम कर रखा था। वहां पर पीने पिलाने का सारा इंतज़ाम था। हालांकि मैं पीता नहीं था, मगर दोस्तों के साथ बैठकर काफ़ी मज़े किया करता था और चखने का सामान मैं अकेले ही सारा खा जाया करता था। इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा था। सारे दोस्त पीने पिलाने में बैठ गए और मैं उन लोगों के साथ बैठ बातें करने लगा और खाने पीने का सामान टटोलने लगा। यूं ही कुछ देर तक दोस्तों के साथ मजाक मस्ती करने के बाद अचानक मेरी नज़र घड़ी पर गई तो मैंने देखा कि घड़ी में वक्त हो रहा था 12:15 का। मैंने अपने दोस्तों से कहा, यार सुनो, अब मुझे चलना चाहिए, घर पर मेरी बीवी अकेली है। तो इस पर मेरे दोस्तों ने कहा, हाँ भाई तब तो तू जा, हम लोग कल सुबह ही निकलेंगे यहाँ से। जिस पर मैंने अपने दोस्तों से अलविदा लिया और सीधे अपने घर की ओर निकल पड़ा। बाइक चलाते हुए मुझे ठंड का एहसास हो रहा था, और ऐसा हो भी क्यों ना, दिसंबर का आखिरी हफ्ता जो चल रहा था, कड़ाकेदार ठंड थी। मेरे हाथ लगभग कांप ही रहे थे हैंडल पर, मगर फिर भी मैं किसी तरह से बाइक चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। रोहित का घर रिहायशी इलाकों से अलग एक सुनसान जगह पर था। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर रोहित ने इस सुनसान जगह पर घर लिया है क्यों। ना ही यहाँ कोई सुविधा है और ना ही ज़्यादा लोग रहते हैं। खैर मुझे क्या, मुझे तो बस यहाँ से निकलने से ही मतलब था। इसलिए मैं उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था। उस रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ घना जंगल था और कुछ भी नहीं, ना कोई दुकान ना ही कोई इंसान। मैं किसी तरह बाइक चलाते हुए अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे रास्ते के बीचों बीच एक बच्चा खड़ा नजर आया। मैं चौंक उठा और मैंने बाइक को ठीक उस बच्चे के पास ले जाकर रोका। वो बच्चा सड़क के बीचों बीच खड़ा था। देखने से उसकी उम्र यहीं कोई 5-6 साल की रही होगी। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये छोटू बच्चा इस सुनसान रास्ते पर इतनी रात का क्या कर रहा है। तो मैंने बाइक का इंजन बंद करते हुए उस बच्चे से पूछा, क्या वो छोटू, यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात का, तुम्हारा घर कहाँ है? तो इस पर उस बच्चे ने कहा, भैया मेरा कोई घर नहीं है, मैं बस यहीं इस रास्ते पर ही रहता हूँ।
तो इस पर मैंने कहा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तो इस पर उस बच्चे ने कहा, वो उधर आगे सड़क के किनारे, मैं उधर ही जा रहा था। तो इस पर मुझे दया आ गई और मैंने उस बच्चे से कहा, ठीक है चलो आओ मेरे साथ, बैठो मैं छोड़ देता हूँ। मैंने उस बच्चे को सामने बिठा लिया। पता नहीं पीछे सही से बैठ पाएगा भी या नहीं, कहीं गिर ना जाए, यही सोचकर मैंने उसे सामने बिठा लिया और मैं आगे बढ़ने लगा। अभी मैं रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे उस बच्चे के पैर मेरे पैरों से टकरा रहे हैं। इस पर मैंने कहा, बेटा अपने पैर आगे जो लोहे के रॉड है ना उस पर रखो। तो इस पर उस बच्चे ने कहा, मेरे पैर वहाँ नहीं जा रहे हैं अंकल। तो इस पर मैंने कहा, क्यों नहीं जा रहे? इतना कहते हुए मैंने जैसे ही नीचे देखा तो मेरे होश फाख्ता हो गए। मेरी रूह एक पल को कांप सी गई। मैंने देखा कि उस बच्चे के पैर एकदम लंबे हो गए हैं और बाइक के टायर तक पहुंचते हुए बिल्कुल ज़मीन पर घसीट रहे हैं। मैं एकदम से हड़बड़ा गया। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर इस बच्चे के पैर इतने लंबे हो कैसे गए। तभी मैंने एकदम से बाइक रोका और मेरे बाइक रोकते ही उस बच्चे ने पलटकर मेरी तरफ देखा, मगर वो पलटा नहीं, उसने पूरी गर्दन ही मेरी तरफ घुमा दी। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उसकी आंखें लाल चमक रहे थे और वो एक डरावनी हंसी हंस रहा था। मुझे समझ नहीं आया। मैंने बाइक वहीं छोड़ा और वापस दौड़ते हुए बिल्कुल रोहित के घर की तरफ भागने लगा। भागते भागते मैं गिरते पड़ते जैसे तैसे रोहित के घर वापस पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने अपने दोस्तों को पूरी बात बताई। किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उनमें से ज़्यादा लोग तो नशे में धुत थे। मैं पूरी रात रोहित के घर पर ही रुका रहा और सुबह ही मैं वापस गया। मैंने देखा रास्ते पर मेरी बाइक गिरी पड़ी थी, जिसके बाद मैंने बाइक उठाया और सीधे घर गया। उस दिन के बाद से मैं कभी भी रोहित के घर नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।